Hello everyone, welcome to Motion Guru, giving motion to future मास्टर को स्वागत है. Myself Ved Prakash, I welcome you all. So today we are going to deal with our lecture, जहाँ पे हमने कॉम्पैक्शन का मैंने एक लेक्चर लिया था और पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था मैंने. जहाँ से मैंने कॉम्पैक्शन को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी लेक्चर है गेट के लिए. और इस लेक्चर में मैं आपको साथ साथ आपका एसएससी जेई का भी कुछ थ्योरी पार्ट जो होता है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई स्टेट पीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो गया है ना, या डीएमआरसी हो गए, ठीक है, पीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनके भी कुछ पार्ट्स में लेके चलूंगा. देखिए गेट में तो अधिकतर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर फोकस करता है, बट मैं कुछ और भी पॉइंट इसमें लेके आया हूँ इस थ्योरी में, जो कि मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा. चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके लेक्चर को आज. तो मैंने कॉम्पैक्शन में मैंने आपको, आप पिछला वीडियो जाके देखें, मैंने आपको कहाँ तक छोड़ कर रखा था. मैंने आपको ये बता दिया था कि कॉम्पैक्शन, ठीक है, मैं एक रिव्यू दे ओवरव्यू कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ अपने लेक्चर को. कॉम्पैक्शन जो कहाँ तक हमने कर रखा था, मैंने कॉम्पैक्शन का मीनिंग समझा दिया था, एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझा दिया था, क्यों करते हैं, क्यों जरूरी हमारे साइट पे कॉम्पैक्शन करना, साथ ही साथ कितना अमाउंट. देखिए कॉम्पैक्शन करते कैसे है, ठीक है, जनरल बोलता है तो कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं. ऐसा तो नहीं जाके सीधा आप अपना हैमर दे दिए या रैमर दे दें, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं सॉइल में साइड पे, फिर उसको रैमिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्शन करते हैं, मतलब उसमें से एयर वर्ड्स निकालते हैं. तो वो अमाउंट कितना पानी डालते हैं हम, है ना, कितना अमाउंट पानी डालेंगे, वो ओएमसी होता है. वो सारी चीज मैंने आपको बता कर रखा था कि ओएमसी क्या था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उतना अमाउंट तक हमको पानी डालना है सॉइल में और फिर अपना कॉम्पैक्टिंग एफर्ट लगाना है ताकि मेरा मैक्सिमम गामा डी मिल जाए. और यही मेरा मोटो है कि हमको मैक्सिमम गामा डी मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा मेरा एयर बर्ड्स निकलेंगे और सडन सेटलमेंट नहीं होगा और स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहेगा. दैट्स व्हाई हम कॉम्पैक्शन करते हैं. और कितना अमाउंट तक करते हैं, वो आर प्रोक्टर टेस्ट, साथ साथ जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया था लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, वहां तक हम लोगों ने समझ लिया था. तो हम लोगों ने ऐसा देखा था, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर रखा था. ठीक है, ओएमसी बोल देता हूं मैं कि किसका था, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का था. ओके, और ये किसका मैंने बताया था ग्राफ, ये ग्राफ मैंने पढ़ा रखा है, ये मैंने गामा डी मैक्स फॉर किसका ग्राफ था, हेवी कॉम्पैक्शन का, है ना. ये क्ले सॉइल के लिए मैंने बनाया था, क्ले सॉइल के लिए बनाया था ना. आप सैंड के लिए फाइन, मतलब एक तरह से बोल सकता हूं मैं, क्ले नहीं बोल के मैं फाइन बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने सैंड में भी देखोगे ना या सिल्ट में भी देखोगे तो कुछ इस तरह का बेल शेप का ही बनता है. ठीक है, सो मैं इसको बोल देता हूं फाइन सॉइल के लिए बनाया था. ठीक है, चलिए अब देखो यहां तक हम लोगों ने कर रखा था, और इसका मैं यहां पे आपको ओएमसी हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम लोग कॉम्पैक्शन सेम सॉइल पे अगर हम लोग कॉम्पैक्टिंग एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो एमसी मेरा डिक्रीज करता है और साथ साथ गामा डी इंक्रीज करेगा. ठीक है, चलिए अब आप देखिए, अब ध्यान से, अब यहां से हम अपना लेक्चर आज का हमारा चालू होगा. यहां तक पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे. ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ. यहां से देखिए एक आध पॉइंट एग्जाम में आपको पूछने को मिल सकता है कि लाइन ज्वाइनिंग द मैक्सिमम गामा डी ऑफ हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. ठीक है, मीन्स लाइन ज्वाइनिंग द, ये ऐसे ज्वाइन होगा. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना आपसे, ये होता है मेरा लाइन ऑफ ऑप्टिमस. एक नंबर में पूछ सकता है गेट में, या कोई एसएससी जे एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम गामा डी ऑफ हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ सेम सॉइल. ठीक है, तो लाइन ऑफ ऑप्टिमस होता है. चलिए यहां तक आपने देख लिया. अब देखिए ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं. अब आपको मैं कुछ लेके चलता हूं. ठीक है, देखिए
देखिए हमने पढ़ा था कि हम कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? हम अपना एयर निकालते हैं। भाई कॉम्पैक्शन जो प्रोसेस होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने वॉइड्स में से एयर निकालते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है बात? क्या मैं आपसे पूछूं कि 100% प्रैक्टिकली वॉइड्स वॉइड में से एयर निकालना पॉसिबल है ना? क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? सपोज मान लीजिए आपने कॉम्पैक्टिंग एफर्ट लगाया, हैमर से मान लो कर रहे, ठीक है, ठीक है, अपना फुल ट्राई किए, मैंने पॉसिबल एक टाइम पे कर भी दिया कि पूरा पूरा सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब इसमें से पूरा एयर निकाल दिया, बट मैं अपना जब हैमर हटाऊंगा, ठीक है, तो एयर जाएगी, है ना, एयर जाएगी वर्ड्स में। सो 100% कॉम्पैक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए क्यों नहीं है, एग्जांपल में बता दिया, समझा दिया, ठीक है। क्यों कि जैसे मान लो आप कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अचीव कर लिया 100%, जब मैं हैमर को रिमूव करूंगा या अपने इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करूंगा तो फिर सॉइल के अंदर एयर जो वॉइड्स में से एयर निकाले वो इन्वायरमेंट के सराउंडिंग या लैब, मतलब सराउंडिंग में ही करोगे, एटमोस्फेयर में ही करोगे या लैब में करोगे तो वहां तो एयर होगी ना। तो आप हटाते साथ अपना कॉम्पैक्टिंग हैमर हटाओगे तो एयर घुस सकती है, घुसेगी ही घुसेगी, ठीक है। सो आप तो प्रैक्टिकली हम अपना जो हमारा गामा डी आएगा ड्राई डेंसिटी वो 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, सॉरी 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। चलिए ये तो आप जानते हैं, ये क्या है, ये प्रैक्टिकली इससे आप ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये इस फॉर्मूला को तो देखा होगा आपने। ये मेरा एक प्रैक्टिकली गामा डी का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रैक्टिकली गामा डी का है, क्योंकि इसमें मैं अपना क्या रोल लेके आऊं, एयर का रोल लेके आ गया हूं, है ना, क्योंकि एयर प्रैक्टिकली सॉइल में से रिमूव करना इम्पॉसिबल है। कॉम्पैक्टिंग करते तो हम 100% एयर नहीं निकाल सकते, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे जो गामा डी है वो एक मेरा ये जो गामा डी निकला 1 माइनस Na जी गामा डी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये मेरा एक प्रैक्टिकली गामा डी है। यहाँ पे Na मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, है ना। चलिए अब आपको मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉम्पैक्शन 100% पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकल पॉसिबल है ना, थ्योरेटिकल पॉसिबल है, नो डाउट थ्योरेटिकल पॉसिबल है ना। तो अगर आप थ्योरेटिकल पॉसिबल है तो आप जो हमारा गामा डी था 1 माइनस परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, तो हम अगर थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है ना, क्योंकि हम कॉम्पैक्टिंग क्यों कर रहे हैं, एयर वर्ड्स में से एयर निकालने के लिए। तो थ्योरेटिकल में हम कह सकते हैं कि 100% कॉम्पैक्शन पॉसिबल है, नो डाउट, है ना। ऐसा तो कह सकते हैं ना कि हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ड्स में से एयर मैंने निकाल दिया कॉम्पैक्ट करके, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबल है, तो यहां पे मैं इसको 0 कर सकता हूं, है ना। तो गामा डी आपका क्या बन जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है ना। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ ए सॉइल, है ना। ये क्या है, गामा डब्ल्यू, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं वाटर कंटेंट और जी भी कांस्टेंट है, तो मेरा कह सकता हूं कि गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट, है ना, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल। सो इसको मैं रब कर रहा हूं, तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, एक हम रिलेशन दिखाएंगे आपको वाटर कंटेंट का और गामा डी का। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, है ना, कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका गामा डी इंक्रीज करेगा, और कैसा लिनियरली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको दिखा लिनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो हम चेक किए, तो हमने बनाया कि जैसे जैसे मैं अपना वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूं गामा डी डिक्रीज कर रहा है। देखिए पहले मैंने अपना दिखाया एक सपोज W1 वाटर कंटेंट, सपोज W2 वाटर कंटेंट,
सपोज W3 वाटर कंटेंट, तो देखो W1 से W2 से W3 इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना, इंक्रीज करते जा रहे हैं वाटर कंटेंट, तो मेरा गामा डी भी डिक्रीज करते जा रहा है ना, गामा डी डिक्रीज कर दे रहा है। और रिलेशन कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, तो जैसे ही गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में एक लीनियरी लाइन मिलता है, तो इसी को हम कहते हैं जीरो एयर वॉइड्स लाइन। क्यों बोले हम, बताया ना मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो ये तो मेरा प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल केस होता है, प्रैक्टिकल गामा डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि प्रैक्टिकली हम अपना गामा डी को जो निकलेगा उसमें कुछ ना कुछ एयर वॉइड्स में रहेंगे, ठीक। 100% कॉम्पैक्शन नॉट पॉसिबल, सो बट थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि वी कैन अचीव 100% कॉम्पैक्शन। सो थ्योरेटिकली वी कैन से 100% कॉम्पैक्शन हमने अचीव किया। जैसे ही हमने 100% कॉम्पैक्शन कहा, तो मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को हम जीरो करेंगे, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को जीरो करेंगे, तो ये कैसा आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू को 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब ये सारा चीज कौन से, सिर्फ गामा डी वाटर कंटेंट पे हो रहा है। तो हमने एक टेबल बना के देखा कि कैसे वैरी कर रहा है, तो हमने जब टेबल बना के देखा, W2 डाला तो गामा D2 मिला, वाटर कंटेंट 3 डाला तो गामा D3 मिला, तो हमने एक रिलेशन देखा कि ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है ना, एज अपॉन ये से, ठीक है। तो हमने ये लाइन बनाया, तो ये कैसा लाइन हो गया, क्यों इसको बोला हुआ है जीरो एयर वर्ड्स लाइन, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर वर्ड्स को हमने जीरो कर दिया है, तभी तो ये मेरा कैसा है, तो मैंने जिस तरह से यहां से किस फॉर्मूले से निकाला, थ्योरेटिकल वैसे, तो मैं कह सकता हूं कि ये केस जो है जीरो एयर वर्ड लाइन, ये एक थ्योरेटिकल केस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब देखिए, और अभी आप और क्लियर करता हूं, थोड़ा और आपको कंसेप्ट में लेके चलता हूं और आपको फील कराता हूं, ठीक है। चलिए देखिए फील कैसे होगा आपको बताता हूं मैं। तो ये मैंने तो बता दिया कि ये हो गया जीरो एयर वॉइड डेंसिटी बोल दिया, ये लाइन जीरो वॉइड जीरो एयर वॉइड लाइन है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेंसिटी होता है, ये सब ये इसको मैं बोल सकता हूं, इस पे जो डेंसिटी होती है ना, इस पे जो डेंसिटी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एयर वॉइड डेंसिटी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो इस लाइन पे, इसका लाइन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा गामा डी मिलेगा उसको जीरो एयर वॉइड डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने जब फेज सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपने गामा डी का प्रैक्टिकल फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, ठीक है। थ्योरेटिकल वही फॉर्मूला जिसमें कि 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू में Na का वैल्यू जीरो कर दो, तो वो एक थ्योरेटिकल हो जाएगा। क्यों थ्योरेटिकल बोला, Na जीरो किया, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरेटिकल मतलब कि हम अपना थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि हमने 100% कॉम्पैक्शन अचीव कर लिया, ठीक है। तो हमारा उस कॉम्पैक्शन किया, तो हमने एक लीनियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल गामा डी और वाटर कंटेंट में हमने रिलेशन देखा, उसको हमने प्लॉट किया, तो ये लाइन मिला, और इस लाइन को हम जीरो एयर वॉइड्स लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये बहुत रूबरू फॉर्मूला है, ठीक है, आपने फेज सिस्टम में खूब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगाए होंगे इससे, है ना। चलिए तो अब आप देखो, आपको पता है ई क्या होता है, ई इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, है ना, और ये वाटर कंटेंट, और ये जी, ये तो जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड या ऑफ ए सॉइल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सॉल्व बोलो या सॉलिड बोलो। चलिए तो आपको मैं ये समझाता हूं, ठीक है। सपोज पहले क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग जब अपना पहला लेक्चर लिया था कॉम्पैक्शन का, तो पहले मैं आपको इसीलिए आपको डिफरेंस बताया था कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, है ना, इसके बीच में डिफरेंस बताया था। देखो कोई भी सॉइल को कंप्रेस करोगे तो सबसे पहले कॉम्पैक्शन होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, इतना तो आप बात जानते हो, बिल्कुल बात सही है।
तो अगर आप मैंने बताया तो मैं कह सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कोई भी सॉइल को कंप्रेस करते हैं तो सबसे पहले कॉम्पैक्शन होगा, और कॉम्पैक्शन होगा तो उसमें से वॉइड्स में से एयर निकलेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, और कंप्रेस करते जाओगे तो कंसोलिडेशन होगा, मतलब कि उस वॉइड्स में सब वाटर निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूं आपको समझाने के लिए, समझो ये सॉलिड्स है, ये वाटर है, और ये एयर हुआ, वाटर हुआ। इसको मैं फेज सिस्टम, किसी सॉइल को मैं फेज सिस्टम में लाया, जैसे कि ये सॉइल है, इसको मैं फेज सिस्टम में लाया जिसमें कि एयर भी था, वाटर भी था, सॉलिड था। मैं इस सॉइल को कंप्रेस करूंगा, ठीक है। कंप्रेस करूंगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, एयर निकलेगा, ओके, एयर निकलेगा, ठीक है, एयर निकलेगा। मान लो मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, ठीक है, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप पूरा का पूरा हवा निकाल दो। क्यों? अगर आप निकाल भी दोगे और जैसे ही अपना हैमर या हैमर हटाओगे तो फिर इसके अंदर हवा घुस जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिकली पास नहीं होता, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं। बट यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि हमने कंप्रेस किया, पहले हवा निकल गया, फिर और कंप्रेस करते जाएंगे तो धीरे धीरे वाटर भी निकलते जाएगा, है ना, धीरे धीरे वाटर भी निकलते जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन प्लस कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल आप जान रहे हैं, फेज सिस्टम आपने देखा है, गामा डी इक्वल जी गामा डब्ल्यू पर 1 + ई। अगर मैं कह दूं आपको, अगर मैं कह दूं ये सॉलिड्स था, ये वाटर था, और ये एयर थी, यही सॉइल की, ठीक है। फिर से देख लो, अगर मैं आपको कह दूं कि थ्योरेटिकली हम लोग थ्योरेटिकली यहां बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली मैं मत लेके चल जाना, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉम्पैक्शन में पूरा हवा निकाल दोगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में बोलो कि हमने 100% कॉम्पैक्शन अचीव कर लिया, मींस पूरा का पूरा हवा निकाल दिया। तो अब सॉइल में क्या बचा, वाटर और सॉलिड बचा, ठीक है, ध्यान से समझना, वाटर और सॉलिड बचा। ताकि मैं अब कंपेयर करूंगा, इस लाइन को देखना है, एक और लाइन में मर्ज करने वाला हूं, ठीक है। तो वाटर, सॉइल में क्या बचा, वाटर, मतलब कह सकता हूं कि अब मेरा और कॉम्पैक्शन करोगे तो धीरे धीरे वाटर भी खत्म होगा, लेकिन सॉइल तो मेरा एक तरह से कह सकता हूं कि फुली सैचुरेटेड ही है। तो मतलब सॉइल मेरा कैसा बन गया, फुली सैचुरेटेड, है ना सॉइल, ठीक है। और कंप्रेस करते जाओ, और कंप्रेस किया, फिर भी वाटर बचा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं E को कह सकता हूं E इंटू 1 फुली सैचुरेटेड। इस पॉइंट के लिए मैं S को 1 कर दूंगा और WG, तो यहां पे मैं WG डाल दूं, WG। क्या मैं एक जो फॉर्मूला आपको लिखा था प्रैक्टिकली का कि 1 - Na G गामा W अपॉन 1 + WG, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो थ्योरेटिकली गामा डी 100% अचीव हो सकता है, तो जिसको हम गामा डी TH बोल देते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकली फॉर्मूला है ना, ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक्स में, ठीक है, प्रैक्टिकली फॉर्मूला है। तो मैं थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूं कि मैं 100% कॉम्पैक्शन अचीव हो सकता है, तो उसको मैं उसके करस्पॉन्डिंग में जितना कॉम्पैक्शन इफेक्ट लगाया उसका करस्पॉन्डिंग जो मेरा गामा डी मिलेगा उसको मैं गामा डी TH बोल दिया। तो 1 - 0 इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG, तो गामा डी TH इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू 1 + WG। अब बात को ध्यान से देखना, गामा डी TH मीन्स थ्योरेटिकली जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WH WG रिलेशन आया, क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला के बराबर आ गया है क्या? अब जब मेरा सॉइल फुली सैचुरेटेड हुआ था तो, और ये फॉर्मूला क्या है, ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल केस है ये। प्रैक्टिकल केस किसका बन गया, फुली सैचुरेटेड सॉइल का, है ना, फुली सैचुरेटेड सॉइल का बन गया ये।
है ना, बात क्लियर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हम जब थ्योरेटिकली गामा डी मतलब थ्योरेटिकली अगर हम 100% कॉम्पैक्शन कर लेंगे तो वो प्रैक्टिकली किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, फुली सैचुरेटेड सॉइल के गामा डी के बराबर, है ना। देखो अगर मैं यहां से एयर निकाल दिया और ये वाटर था, पहले मैं बोल दिया कि मैं 100% थ्योरेटिकली केस बोलता हूं, थ्योरेटिकली केस बोलता हूं मतलब ये 0 हो गया, मतलब कि मैं पूरा का पूरा हवा निकाल दिया, ठीक है, पूरा का पूरा एयर निकाल दिया। अब क्या बच गया, सॉइल 2 फेज बन गया, मतलब फुली सैचुरेटेड। तो फुली सैचुरेटेड मतलब कि उसका गामा डी जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी लिख सकते हैं, क्योंकि ई इक्वल टू ऐसा डब्ल्यू जी होता है, तो ई यहां से डब्ल्यू जी होगा, ऐसा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये और ये फॉर्मूला सेम आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अब क्या होगा ना कि गामा डी टी एच की जो रिलेशन आ रही है वाटर कंटेंट के साथ, वही रिलेशन गामा डी एक्चुअल में जो फुली सैचुरेटेड का है उसका रिलेशन गामा वाटर कंटेंट के साथ भी सेम रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मतलब कि ये लाइन और ये लाइन सेम हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। तो इस लाइन को मैं बोल सकता हूं 100% सैचुरेशन लाइन भी, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो 100% सैचुरेशन लाइन भी बोल सकता हूं, ठीक है, मतलब कि जीरो एयर वॉइड्स लाइन को मैं 100% सैचुरेशन लाइन बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं, पूरा कहानी कब मैं कहा कि जब हम अपना थ्योरेटिकल गामा डी अचीव कर ले, मतलब गामा डी टीएच ला दे। तो ये थ्योरेटिकल कभी प्रैक्टिकल में पॉसिबल है नहीं, सो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, ये हाइपोथेटिकल केस हुआ, ठीक है। इट मींस हाइपोथेटिकल मतलब कि ये एक कहावत है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट आप करके तो दिखाओ। ऐसा करके दिखा पाओगे क्या कभी प्रैक्टिकल में? थ्योरेटिकली 100% कॉम्पैक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर दोगे तो प्रैक्टिकल का फुली सैचुरेटेड गामा डी के बराबर आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। सो ये और ये लाइन और इसके ऊपर जो लाइन ओवरलैप हुआ वो कभी पॉसिबल नहीं है ना। बट तो ये एक कैसा केस हो गया, गामा डी टी एच इक्वल्स टू गामा डी फुली सैचुरेटेड में दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बराबर कब होगा, जो कि सिर्फ एक कहावत के तौर पे रह जाएगी। प्रैक्टिकली तो हम गामा डी 100% तो कॉम्पैक्शन 100% कर नहीं सकते, तो ये गामा डी तो हम कभी ला ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। बट ये गामा डी तो प्रैक्टिकल है, फुली सैचुरेटेड में ऐसा फॉर्मूला आता है। बट ये गामा डी टीएच कभी ऐसा आ पाएगा प्रैक्टिकल में? नहीं आ पाएगा। तो ये हाइपोथेटिकल केस हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 100% सैचुरेशन लाइन भी कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल मेरा 100% सैचुरेशन लाइन 100% इसको 100% सैचुरेशन लाइन बोलते हैं। और यही मेरा गामा जीरो एयर वॉइड्स लाइन है, मतलब कि वो गामा डी जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा कॉम्पैक्शन 100% है, मतलब कि जीरो एयर है उसके अंदर। अब मैं कह दूं बाकी केस में अगर मैं थोड़ा सा और आपको डीप ले चलूं, ठीक है, यहां तक तो सबको ही बता देते, ठीक है, और आपको थोड़ा डीप ले चलता हूं। समझ में आ रहा है ना, बात क्लियर हो रही है ना? आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, और मैं कह दूं कि अगर सॉइल आपको पार्शियली सैचुरेटेड होगा, सॉइल आपका पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो आप फटाक से बता दोगे, है ना। सॉइल जब पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो ये दोनों लाइन आपस में सेपरेट हो जाएगी, है ना, आपस में ये ब्लू लाइन अलग होते जाएगी। जैसे जैसे सैचुरेटेड की ओर बढ़ेगा ये इसके ऊपर ओवरलैप होते जाएगा। जैसे जैसे सैचुरेटेड होते जाएगा सॉइल मेरा, ये जीरो एयर वॉइड्स लाइन के ऊपर ओवरलैप करते जाएगा। और जैसे जैसे अगर पार्शियली सैचुरेटेड है, तो ये दोनों लाइन सेपरेट हो जाएगी, है ना, सेपरेट हो जाएगी। ये पार्शियली सैचुरेटेड लाइन बोल सकता हूं, है ना, दोनों अलग हो गई। तो जैसे जैसे हम 100%
सैचुरेशन की ओर अचीव करेंगे, ये लाइन इधर मूव करेगी और एक बाद में 100% पे ये ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा जीरो एयर वॉइड लाइन बोलो या फिर 100% सैचुरेशन लाइन बोलो। बात क्लियर हो गया? चलो अब क्या ये अच्छे समझ में आया ना? इसमें आपको ग्राफ से क्वेश्चन घुमा सकता है गेट में। नए क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो आपको यही सब पे घुमाएगा वो, और इसको मैं अच्छे से समझा दिया। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और क्लियर करता हूं मैं, तो फटाफट क्लियर करता हूं। हमको जनरली प्रैक्टिकल गामा डी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन जी गामा डब्ल्यू। देखो अब अगर नहीं समझ में आया तो जिनको नहीं समझ में आया अभी तक, यहां एक बार ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। देखो प्रैक्टिकली गामा डी 1 माइनस एन जी गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस डब्ल्यू जी होता है। ये प्रैक्टिकल गामा डी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या प्रैक्टिकली आप 100% कॉम्पैक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, है ना? क्यों नहीं कर पाओगे? मान लो आप लगाते हो, कंप्रेस करते हो, पूरा का पूरा हवा निकालेगा, लेकिन जब एमआर हटाओगे तो आप सराउंडिंग में कर रहे हो या लैब में कहीं भी कर रहे हो, हवा तो होगी उस जगह पे, तो फिर से वो एमआर हटाने तो हवा घुस जाएगी, मतलब 100% कॉम्पैक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रैक्टिकली हो गया गामा डी। बट मैं कहूं कि थ्योरेटिकली अगर किताबों में बात करता हूं कि हाँ चलो मैंने मान लिया कि 100% कर दिया, तो ये इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दिया तो गामा डी टीएच बोल दूंगा थ्योरेटिकल, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। यहाँ पे सब कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट। तो कैसे वेरिएशन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर कंटेंट के साथ। तो मैंने एक टेबल बनाया, वाटर कंटेंट और गामा डी टीएच का टेबल बताया, और टेबल को जब बना के रिलेशन किया तो हमको एक ऐसा ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ना वो मिला, तो उसको मैं बोल दिया हूं कि ये गामा डी टीएच और वाटर कंटेंट का लाइन है, जिसको मैं जीरो एयर वॉइड्स लाइन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि गामा डी टीएच किसके करस्पॉन्डिंग है? जीरो वॉइड्स, एयर वॉइड्स के करस्पॉन्डिंग है। अब मैं कहता हूं कि पहले आपको प्रैक्टिकल में चलता हूं इसी को। ठीक है, पहले आपने मान लिया कि 100% आपने हवा निकाल दिया, थ्योरेटिकल पॉसिबल है। अब और कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? पानी निकलेगी, तो अब बस वॉइड्स में क्या बच जाएगी? पानी बच जाएगी। तो जब पानी बचती है तो जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई होता है, ई को आप डब्ल्यू जी लिख सकते हो, ऐसा ई इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, एस का वैल्यू 1 करो तो ई को डब्ल्यू जी लिखो। तो ये और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का जो गामा डी होगा प्रैक्टिकल, वो दोनों बराबर होगा। तो क्या प्रैक्टिकल इक्वल टू थ्योरेटिकल का ही बराबर होगा? जो कि मैंने ये प्रैक्टिकल 100% सैचुरेशन लाइन का जो गामा डी है, और ये जीरो एयर वर्ड्स लाइन का, जीरो एयर वर्ड्स लाइन, ये एक दूसरे पे ओवरलैप है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि यहां सेपरेट हो गया, ये सेपरेट नहीं, एक दूसरे पे ऊपर ओवरलैप है। तो इन दोनों का गामा डी आपस में एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल है। क्या थ्योरेटिकल इक्वल्स टू प्रैक्टिकल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल केस है। और एक मैं समझाया कि अब देखो तो लाइन ओवरलैप हो गई, 100% सैचुरेशन लाइन और जीरो एयर वर्ड्स लाइन। अब मैं कहता हूं ना, अगर पार्शियली सैचुरेटेड लाइन होती ना तो ये और ये आपस में सेपरेट होती दोनों लाइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया? फटाफट अब 10 मिनट का टॉपिक बच गया आपका कॉम्पैक्शन का। ठीक है, और ये सब पॉइंट्स आपको गेट में पूछते हैं, आगे का जो पढ़ाने वाला हूं। अब बस हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, दो टॉपिक आपका बच गया। फैक्टर्स कैसे कैसे कॉम्पैक्शन पे क्या क्या कुछ करेंगे। ठीक है, तो कैसे कॉम्पैक्शन आपका ग्राफ चेंज होता है। ठीक है, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाएंगे तो क्या होता है, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ये दो चीज बच गया। फटाफट 10 मिनट का है टाइम। अब ये अधिकतर आपको असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में या जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में गेट में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पीएससी में पूछ सकते हैं ये सब टॉपिक। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं ना। चलिए, अब यहां से आपको जितना जो समझाना वो चीज तो समझा दिया। अब इसको फटाफट देखिए, इसमें भी अच्छा लगेगा आपको। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर कॉम्पैक्शन पे क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूं, नोट करो अब इसको। ठीक है, नोट करते जाना। पहला आपका कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, ये तो आपको बता ही दिया हूं। अगर आप अपना कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज करोगे, ये ग्राफ दिखाया था ना आपको कि ये और ये
ये कैसा हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का है और ये लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का है, ठीक है। तो एमसी किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट की ओर, गामा डी किधर शिफ्ट हो गया, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया, लाइट कॉम्पैक्शन एफर्ट से हाई कॉम्पैक्टिंग एफर्ट गया, मतलब कि अपना कॉम्पैक्टिंग एफर्ट को इंक्रीज किया, तो ओएमसी मेरा जितना ओएमसी पे हमको मिलना था उससे कम ओएमसी पे हम उससे ज्यादा गामा डी अचीव कर लिए। तो मतलब कि ओएमसी कैसा गया, लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया और गामा डी मैक्स इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू प्रीवियस, है ना, ठीक है। और कर्व किधर शिफ्ट हुआ, अगर मैं बोलूं कर्व किधर शिफ्ट हुआ, देखो ये लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है, इस पर अगर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट मैंने बढ़ा दिया तो कर्व किधर गया, यहां से इधर गया ना, तो कर्व भी मेरा किधर गया, सब ये नोट करते चलो, ये सब पॉइंट्स है ना, कर्व भी लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुई। चलिए समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट्स आपको बता दिया, ये सब 2-3 पॉइंट है, फटाफट करते हैं, फिर कॉम्पैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर कल से कंसोलिडेशन चालू करेंगे। देखो मैंने देखो नंबर ऑफ धीरे धीरे कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट बढ़ाया, ठीक है। सपोज कि मैंने एक कॉम्पैक्शन किया, ये मिला, ठीक है, दूसरा किया ये मिला, तीसरा किया ये मिला, चौथा किया, मतलब कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाते जा रहा हूं मैं, मतलब कि मैं देखो क्या कर रहा हूं, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, यहां क्या लिखा था मैं, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाने पे कैसा चेंजेस हो रहा है और क्या रिजल्ट मुझे मिल रही है। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज किया हूं, तो देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये ओएमसी मान लो, ओएमसी किधर होगा, इसका मान लो ओएमसी यहां होगा, तो इसका यहां कहीं होगा, इसका यहां कहीं होगा, और इसका यहां कहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाते हैं ओएमसी लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है और गामा डी तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। अब देखो कुछ दिख रहा है आपको ग्राफ में कि ये चेंजेस आपको बढ़ रहा है कॉम्पैक्टिंग एफर्ट में, आपको ये चेंजेस, ये गैप ज्यादा है, और ओएमसी के मतलब ग्राफ जहां से डिक्रीज हो रहा है अपने पार्टिकुलर ओएमसी के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं राइट साइड में वो थोड़ा कम आ रहे हैं, गैप थोड़ा कम है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट इंक्रीज करूंगा तो ओएमसी के लेफ्ट में आपको गैप ज्यादा मिलेंगे, है ना, ऐसा लिख देता हूं मैं, समझ जाना, है ना, ज्यादा मिलेगा किसके बीच में, दो ग्राफ के बीच में, ठीक है। ये सब समझा रहा हूं, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा ना, तो आपको फिर कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये ऐसा हुआ क्यों, देखो ऐसा इसलिए हुआ ना, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ दो ग्राफ के बीच में, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने पढ़ा कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया, ग्राफ दिखाया था ना कि अगर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाते तो ओएमसी लेफ्ट की ओर डिक्रीज होता है ना। इस पर फिर से यहां पता चलता हूं, सपोज ये ग्राफ है, इसका ओएमसी यहां है, ठीक है, इसका गामा डी यहां है। अगर मैं कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाता तो मैंने दिखाया था ना कि ओएमसी लेफ्ट की ओर होगा और गामा डी भी पहले से ज्यादा मिलेगा। अब देखो इसको ओएमसी को पहले लाना है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप नीचे गिरेगा, तो यहां गैप कम दिखेगी आपको और यहां गैप ज्यादा दिखेगी, है ना, दिख रहा है ना। तो वही बात बोल रहा हूं मैं। चलिए क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ सॉइल पे देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। हमने क्लेई सॉइल के देख लिया, मतलब कि ग्राफ तो हमने देख लिया है ना कैसा बनता है, बेल शेप का, बेल माउंटेड शेप बनता है। अब कौन सॉइल का कैसा बेल माउंटेड शेप रहता है वो देख लेते हैं, ठीक है।
देखो ये जो होगा 1 नंबर, 2 नंबर, फिर ऐसा ही ढेर सारा इसमें बना लो आप ग्राफ, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। इस बीच में आप बहुत सारा ग्राफ ले सकते हो, ठीक है। कैसे वैरी होता है ये मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगा कि कैसे सॉइल्स में हम पता करेंगे कि ये कौन सा सॉइल का है। जितना बेटर ग्राफ ऊपर आएगा उतना वो सैंड होते जाता है, ठीक है। मतलब कि ये वेल ग्रेडेड हमेशा ऊपर रहेगा, जितना ज्यादा अच्छा ग्रेडेड होगा उसमें उतना अच्छा कॉम्पैक्शन होगा, सही बात है ना। तो वेल ग्रेडेड लोमी सॉइल बोल दो, लोमी सैंड बोल दो, इसको बोल दो आप 2 को वेल ग्रेडेड, सिल्टी सैंड बोल दो, थर्ड को बोल दो मीडियम ग्रेडेड, सिल्टी सैंड बोल दो, ऐसे ही चलते जाएगा। फिर उसका मतलब कि बढ़िया सैंड वेल ग्रेडेड से ऊपर मीडियम, मीडियम से और उससे थोड़ा कम, उसके बाद हेवी। यहाँ पे आपका जो 7 नंबर ग्राफ है ये क्ले का होगा, ये क्लेई सॉइल है ना, क्लेई सॉइल, ठीक है। और आपका ये जो होगा और ये जो मैं डॉट डॉट आपको बताया हूं ना, ये बता रहा है कि पुअरली ग्रेडेड है। पुअरली ग्रेडेड मतलब कि एकदम ग्रेडेशन इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है। पुअरली ग्रेडेड मतलब या तो पूरा यूनिफॉर्म हो जाए या फिर इसमें ग्रेडेशन गैप हो, तो वो सब पुअरली ग्रेडेड होगा। तो पुअरली ग्रेडेड होगा तो उसमें क्या कॉम्पैक्टिंग एफर्ट करना उतना आसान होगा आपके लिए? नहीं होगा। तो उतना आसान नहीं होगा कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, क्योंकि या तो उसमें सब सेम साइज का हो जाए या उसमें गैप हो जाए साइज में, तो पुअरली ग्रेडेड कहलाएगा वो सॉइल। और उस सॉइल को आप जब कॉम्पैक्ट करोगे तो आपको कॉम्पैक्ट करने में काफी दिक्कत आएगा। मतलब कि कॉम्पैक्ट करने का मतलब है कि हम मैक्सिमम उसमें गामा डी अचीव करना चाहते हैं, तो गामा डी आपको निकालने में या बहुत कम वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैं इसको बोलता हूं। तो पुअरली ग्रेड सॉइल के लिए ऐसा आता है, ठीक है। चलिए, और सब में फैक्टर इफेक्टिंग, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपको जितना ज्यादा अपना टेस्ट में प्रिसाइजन लाओगे, ठीक है, मतलब कि टेस्ट का प्रिसाइजन आप अगर आप बढ़ाओगे, मतलब कि जितना अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपको गामा डी मिलेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा गामा डी मिलेगा उतना कम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको ये मिलेगी, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको अचीव होगा उतना कम वैल्यू पे, और उतना अच्छा गामा डी मिलेगा अगर अपना टेस्ट ऑफ प्रिसाइजन अच्छा रखोगे तो। चलो, तो इतना था आपका फैक्टर इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला था कि हम कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? फाइनली हमारा कॉम्पैक्शन ये है क्योंकि हम अपना इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इंप्रूव होगा, तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग लेक्चर में, सबसे पहले वाले लेक्चर में स्टार्टिंग सबसे पहले बताया था कि मेरा मोटो क्या होता है कॉम्पैक्शन करने का, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बढ़ाओगे, अच्छा करोगे, तो जाहिर सी बात है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अच्छा होगा, और जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट होगा उसको कई हद तक उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, हेलो, हाँ, चलिए फटाफट करते हैं ना। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। चलिए, जिस तरह की बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम लोग अभी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ का कुछ पार्ट्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये ग्राफ है तो देखिए, ये ग्राफ होता है ना, तो ओएमसी जो होती है ना, ओएमसी की इस तरफ को हम अपना ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर राइट में बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? रेट ऑफ ऑप्टिमम। क्यों? क्योंकि देखो, हम क्या चाहते हैं कि मैंने कहा था कितना अमाउंट तक हम अपने सॉइल्स में पानी डाल के कॉम्पैक्शन करें, तो वो कितना अमाउंट तक करेंगे? वो ओएमसी वाटर कंटेंट डाल के सॉइल को
कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ओएमसी से पहले अगर कह सकते तो एक तरह से कह सकते कि उससे पहले जो सॉइल है वो मेरा एक सफिशिएंट वाटर कंटेंट पे नहीं था, जितना हमको अचीव चाहिए अपने सॉइल को एक मैक्सिमम गामा डी पहुंचाने के लिए, मतलब कि ज्यादा कॉम्पैक्शन करने के लिए। तो मतलब एक तरह से वो कह सकता कि ओएमसी से पहले जो वाटर कंटेंट होगा उस साइड को हम ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोल सकते हैं। और ये पॉइंट से आपको गामा डी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसके बाद जो वाटर कंटेंट है वो मेरे सॉइल में ज्यादा है, इतना हमको नीड नहीं था। ठीक है, तभी तो गामा डी डिक्रीज हो रहा है ना। और गामा डी डिक्रीज हो रहा है मतलब कि आपका डेंसनेस कम हो रहा है, क्योंकि बीच में पूरा पानी घुसने लगा। मतलब कि इसको हम एक तरह से कहते हैं कि ओएमसी के बाद वाला पार्ट्स को वेट ऑफ ऑप्टिमम कह सकते हो, और इधर वाला पार्ट्स को आप ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोल सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर है, ये एक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप चलते हैं कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पर है। तो देखिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में आपके दो तरह के क्ले में शेप होते हैं, आपको पता है। अगर मैं क्ले सॉइल के बारे में बात करूं, क्ले सॉइल के बारे में बात करूं, सपोज ये क्ले सॉइल के लिए ग्राफ है, ये ओएमसी है, ये गामा डी है। आपको पता है कि ओएमसी के लेफ्ट साइड के पोर्शन को मैं क्या बोलता हूं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, ये बस एक नाम दिया हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें हम लेफ्ट साइड में ये मानते हैं कि हम अपने पार्टिकुलर डिग्री ऑफ ऑप्टिमम पार्टिकुलर डिग्री ऑफ वाटर कंटेंट नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह के बोलते हैं कि इधर कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट मेरा इनसफिशिएंट है, तो इसलिए हमको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोल देते हैं सॉइल को। और इस तरफ के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, राइट साइड, ओएमसी के राइट साइड को वेट ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम। अब देखिए, ये अगर मैं क्ले सॉइल के लिए बोल दूं, ग्राफ है, तो देखिए क्ले सॉइल में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना, एक डिस्पर्स स्ट्रक्चर, एक फॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेरा जो लेफ्ट साइड होता है, ओएमसी के जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये भूलना मत, ओएमसी के जो लेफ्ट साइड पोर्शन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, क्ले, जो क्ले ओएमसी के जो पहले जो पानी रहता है ना, उसके साथ अगर आप देखोगे जाकर लैब में कि वो सॉइल कैसा है, तो वो आपको फॉकुलेटेड टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, फॉकुलेटेड रहती है। और ओएमसी के बाद वही सॉइल में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो डिस्पर्स पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो हम अपने लैब में जब टेस्ट किए, तो हम जब ग्राफ बनाए ना, इतना तो क्लियर हो गया कि ओएमसी के ग्राफ में आपको पता चल गया ना, ओएमसी के लेफ्ट साइड में आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, राइट साइड में ओएमसी के राइट साइड में वेट ऑफ ऑप्टिमम। और ओएमसी के लेफ्ट साइड में आपको कैसा मिलता है स्ट्रक्चर, फॉकुलेटेड मिलता है। ओएमसी के राइट साइड में आपको कैसा मिलता है, डिस्पर्स मिलता है। तो अगर आप दो ग्राफ को चेक कंपेयर करोगे ना, तो ये ग्राफ, फिर थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट बढ़ाया तो ग्राफ ऊपर उठेगी, है ना। और मैंने बताया था कि ओएमसी के राइट लेफ्ट साइड में चेंजेस ग्राफ के बीच में ज्यादा होता है ना, चेंजेस ग्राफ के बीच में ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो पहले ओएमसी था वो लेफ्ट साइड इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई ये दोनों के बीच में ग्राफ ज्यादा हुआ, है ना। गामा डी मैक्स फॉर 1 और ये गामा डी मैक्स फॉर हाई इफेक्ट। ठीक है, ये 2 ग्राफ है, ये 1 ग्राफ है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपको तो पता है कि इधर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ऐसे लिख दूं क्या मैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, इधर वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, फटाफट देखते हैं यार, समझने का बात। तो देखो, आपको यहां खुद दिख रहा है, अगर मान लो यहां पे जब फॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, मान लो कि इसका कुछ वैल्यू 50 रहा होगा, 50 रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ के ओएमसी के लेफ्ट साइड कैसा रहता है स्ट्रक्चर, फॉकुलेटेड। इधर डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो अगर तो आपका गैप ज्यादा मिला तो ये इंक्रीज करता है, 50 से मान लो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना।
तो अगर आपका जो कंपैक्टिंग इफेक्ट बड़ा होगा तो जो गैप ऊपर मिलेगा ना, तो यहाँ जो फोकलेटेड का वैल्यू होगा ना, ये इससे कम होगा। ठीक है, इससे कम होगा, मतलब कि मान के चलो कि 50 है तो ये 20 हो गया। वहीं आप डिस्पर्स में देखोगे, डिस्पर्स में अगर ये यहाँ वैल्यू है कुछ, मान लो कि डिस्पर्स का कुछ भी वैल्यू मैं मान के चलता हूं कि 30 है, तो यहां इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो मान लो 40। ठीक है, तो मतलब ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए ओएलसी के लेफ्ट साइड तो आपका वो है फॉकलेटेड, तो फॉकलेटेड आप ग्राफ जितना ऊपर उठेगा उतना फॉकलेटेड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, बट रेट ऑफ चेंज किसमें ज्यादा है? इसमें रेट ऑफ चेंज 30 का है, इसमें रेट ऑफ चेंज कितना हुआ? ये ग्राफ 1 और ग्राफ 2, ग्राफ 2 इसके ऊपर है, ग्राफ 1 मतलब कि जितना ज्यादा ग्राफ ऊपर जाते जाएगा फॉकलेटेड में तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा रहेगा बट डिक्रीज करेगा वैल्यू, और इसमें रेट ऑफ चेंज कम रहेगा। इसमें रेट ऑफ चेंज कितना का हुआ? मात्र 10 का, बट वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ये कहना चाह रहा हूं, यहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि वैल्यू फॉकलेटेड में डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ग्राफ ऊपर उठेगा, और डिस्पर्स में वैल्यू इंक्रीज करेगा बट रेट ऑफ चेंज इन डिसफॉकलेटेड में ज्यादा रहेगा और इसमें रेट ऑफ चेंज कम रहेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बना के दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कैसे देगा ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसको आप नोट कर लो। यहीं पे आपको दिख रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहां रेट ऑफ चेंज कम है लेकिन वैल्यू इंक्रीज करती है, और इधर फॉकलेटेड होता है, उधर डिस्पर्स होता है। चलिए, तो इसको आपको लिखाना पड़ेगा क्या मुझे? आई होप लिखाना तो नहीं पड़ेगा, है ना, समझ तो गए होंगे। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको कि ओएमसी के लेफ्ट साइड में फॉकलेटेड स्ट्रक्चर मिलेगी और उसके ऊपर जो थोड़ा सा कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट बढ़ाओगे तो उसके ऊपर ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होगा ऊपर में, और लेकिन फॉकलेटेड का वैल्यू डिक्रीज होगा बट रेट ऑफ चेंजेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्पर्स के ग्राफ्स के दोनों के बीच में, लेकिन डिस्पर्स में वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो यही समझाने की कोशिश किया था मैं आपको। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखते हैं, थर्ड परमिलिटी। ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। देखो एक चीज समझ में आया कि मैं यहाँ पे डिस्पर्स क्यों बात कर रहा हूं, फॉकलेटेड क्यों बात कर रहा हूं, परमिलिटी की बातें क्यों कर रहा हूं मैं। अब हम लोग परमिलिटी कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये कैसे चेंज होगा। देखो ये सब क्यों बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर के बातें। देखो क्ले में फॉकलेटेड डिस्पर्स स्ट्रक्चर मिलता है, वो मैंने डील कर लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है ना, तो हम लोग चेक करें कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है अगर हम अपना कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट ज्यादा करें या कम करें। और कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट को हम कैसे समझते हैं? ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो फिर से ग्राफ पकड़ लेते हैं हम अपना, है ना। तो ये ग्राफ मान लो ओएमसी हुआ, आपको पता है, फटाफट जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, ये ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है और ओएमसी के इधर लेफ्ट साइड में वेट ऑफ ऑप्टिमम होता है। तो किस तरफ परमिलिटी ज्यादा होगा, किस तरफ सॉइल ज्यादा परमिबल होगा? परमिबल का मतलब समझ रहे हो ना, किस तरफ ज्यादा सॉइल परमिबल होगा। देखो सॉइल, 1 सेकेंड, सॉइल परमिबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सॉइल में बोलूं, और इसके सॉलिड्स यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ये सॉइल्स के मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं, है ना। अब मैं ये इस और जो खाली जगह दिख रहा है वो समझो वॉइड्स है, तो और मानता हूं कि ओएमसी का लेफ्ट स्ट्रक्चर मतलब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, तो अगर मैं यहां से पानी पास कराऊं तो परमिबल का मतलब क्या है कि अपने अंदर से पानी निकालने की क्षमता या अपने अंदर से पानी पास कराने की कैपेसिटी को हम डिग्री ऑफ परमिबिलिटी से समझते हैं, है ना, कि कितना परमिबल, जितना ज्यादा अच्छा परमिबल होगा सॉइल मतलब उतना अच्छा वो अपने अंदर से पानी निकालेगा। तो ये अगर तक कह दूं कि ये ड्राई ऑफ ऑप्टिमम हो गया, कंपेयर कर सकता हूं मैं कि ये कहीं ना कहीं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पूरा खाली होगा, इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, क्योंकि देखो ये लेफ्ट साइड में क्या इधर पानी है ना, वाटर कंटेंट तो है कुछ, लेकिन ओएमसी से कम है। मतलब जितना हमको एक अच्छा कॉम्पैक्ट करने के लिए पानी चाहिए, एक पार्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, अच्छे डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए जितना ओएमसी चाहिए उससे कम है,
तो कहीं ना कहीं वॉइड्स इसमें होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें से पानी अच्छे से निकलेगा, तो इस सॉइल की परमिलिटी अच्छी होगी। मतलब कि ओएमसी से पहले जो भी सॉइल हमको मिलेगा, मतलब सॉइल तो एक ही रहेगा, थोड़ा W1 डाले फिर W2 डाले, फिर एक तरफ एक बार ओएमसी तक पहुंच गया, तो ये W1 W2 समझो, ये W1 ये W2, सॉइल तो वही है, समझ रहे हो, सॉइल तो वही है। तो W1 W2 ओएमसी से पहले जितना वाटर कंटेंट हुआ W1 W3, इस टाइम पे अगर मैं और पानी डालूंगा तो उसका परमिलिटी एज कंपेयर टू दिस साइड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ओएमसी के बाद इसमें पानी ज्यादा हो गया, मतलब पूरा पूरा वर्ष में एक ओएमसी अमाउंट तक ही हम चाहते हैं ना कि अपने अमाउंट में ओएमसी अमाउंट तक ही अपना पानी डाले, उसके बाद उसी अमाउंट पे हम कॉम्पैक्शन करते रहे। इसके ज्यादा हम पानी डालेंगे तो गामा डी डिक्रीज करता है, इसलिए हम ये वाटर नहीं चाहते हैं। लेकिन इस तरफ हमको वाटर मिलता है, मतलब वेट ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं तभी तो उस समय पानी ज्यादा रहेगा, तो पानी सारा स्पेस तो सॉलिड्स और पानी से भरा रहेगा और कुछ एयर से भरा रहेगा, तो पानी कम निकलेगी, तो मतलब परमिलिटी इधर का कम होगा, इधर लेस परमेबल होगा। समझ रहे हो ना मेरा बात को, है ना? आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इधर वेट ऑफ ऑप्टिमम मेरा लेस परमेबल होगा, है ना, और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर परमेबल होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाया हूं, कोशिश किया हूं समझाने का। ठीक है, चलो अब कंप्रेसिबिलिटी देख लेते हैं कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा दबेगा कि वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा कंप्रेस होगा सॉइल। चलिए फटाफट करते हैं। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कि कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं ना। कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं कि सॉइल मेरा वेट ऑफ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा कंप्रेसिबल हो रहा है कि आपको वेट ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ओएमसी हुआ, गामा डी मैक्स हुआ, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ये वेट ऑफ ऑप्टिमम हुआ, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। लुब्रिकेशन थ्योरी आप जानते हैं ना, ठीक है, या डबल डिफ्यूज थ्योरी हो गया या लुब्रिकेशन थ्योरी हो गया, उससे मैं समझाने की कोशिश समझता हूँ। देखिए कंप्रेसिबिलिटी को हम दो पार्ट में समझ सकते हैं। जब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम सॉइल को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं इस पर लो लेवल का स्ट्रेस दिया और एक हाई लेवल, ठीक है, ये तो मेरे पे डिपेंड कर रहा है ना कि हम कितना दे दें स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेस कितना किया, अगर लो लेवल का स्ट्रेस देके कंप्रेस किया कि हाई लेवल का स्ट्रेस देके किया। अगर समझो कि मैं यहाँ पे ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोल रहा हूं, अगर मैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम का कंपेयर करता हूं, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में आप सॉइल लोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस सॉइल के अंदर ज्यादा पार्ट आपको ड्राई मिल रहा है ना। कहने पर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मतलब कि इधर सॉइल ड्राई की ओर है। ठीक है, तो ड्राई की ओर है, तो इसको मैं जूम करके निकालता हूं दो सॉलिड्स पार्टिकल को। ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम का मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें पानी ना या कम है बहुत, मतलब ड्राई स्टेट में है। तो मैं अगर मैं दिखाता हूं तो कहीं आपको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ऐसा रहेगा, ये सॉलिड्स है, सॉइल्स के सॉलिड्स है और ये सॉलिड्स है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहेगी, कहीं ना कहीं कम रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ऐसा में। ठीक है, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में अगर मैं बोलता हूं कि इसमें मैं लो स्ट्रेस लगाता हूं, तो इन दोनों के बीच में आपका फ्रिक्शन है ना। अगर मैं बोल देता कि इसके बीच में पानी रहता तो मैं हल्का सा भी आपको दबाव देता तो ये टूट के अलग हो जाते, लेकिन मैं आपको इन दोनों के बीच में अच्छा इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, इस दोनों के बीच में अच्छा घर्षण है, तो आपको अगर लो स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये जल्दी टूट के अलग हट के बीच में से सेपरेट नहीं होंगे, है ना, जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब चांसेस कम है। तो मैं कह सकता हूं कि लो स्ट्रेस लेवल लगाओगे तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में लेस कंप्रेशन आपको नजर आएगा। ठीक है, 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 लेस कंप्रेशन
है ना, किसके लिए, लो स्ट्रेस लेवल के लिए, ठीक है। मतलब कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम इज अ लेस कंपेरेबल इन लो स्ट्रेस लेवल, ठीक है। वहीं पर आप वेट ऑफ ऑप्टिमम चल जाओ, है ना, वेट ऑफ ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया यहां तक। तो अगर मैं हाई स्ट्रेस लगा दूं, अगर मैं हाई स्ट्रेस लगा दूं तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, अगर मैं इस पर ज्यादा लगा दूं, बहुत ज्यादा कंप्रेस लगा दूं, तो ये सट बहुत टूट के अलग हो जाएंगे और कंप्रेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि मैं कह दूं कि लेस कंप्रेशन तो आपको लो स्ट्रेस लेवल में ड्राई ऑफ ऑप्टिमम रहेगा, लेकिन हाई लेवल स्ट्रेस में आपको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कंप्रेशन कंप्रेसिविटी इसका मोर रहेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं, और अगर मैं बोलूं, अब वेट ऑफ ऑप्टिमम का बात करता हूं, अगर वेट ऑफ ऑप्टिमम है मतलब कहीं ना कहीं सॉइल्स के बीच में आपको बॉन्डिंग बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में पानी आपको नजर आते रहेगी, तो हाँ हल्का सा भी स्ट्रेस दूंगा ना तो फट से ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, आपस में घर्षण नहीं है, आपस में अटैचमेंट नहीं है, तो पानी तुरंत हट जाएगा, हल्का सा ही कंप्रेस दूंगा पानी निकल जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। तो मतलब कि वेट ऑफ ऑप्टिमम आपको हाई कंप्रेसिबिलिटी किस में दिखाएगा, ये हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल, किस में होगा, हाई कंप्रेसिबल वेट ऑफ ऑप्टिमम में, है ना, वेट ऑफ ऑप्टिमम में, ठीक है। कब, जब आप लो लेवल स्ट्रेस लगाओगे, तो मतलब कि लो लेवल स्ट्रेस लगाने पे आपको वेट ऑफ ऑप्टिमम में हाई कंप्रेसिबल होगा, और हाई लेवल स्ट्रेस लगाने पे आपको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक पॉइंट्स की तरह नोट करा देता हूं, ये समझाने के लिए, समझ गए आप। तो आपको मैं ऐसे लिखवा देता हूं ताकि आपको बुलेट्स फॉर्म में याद रहे। देखो कैसे याद रहेगा, ऐसा लिखाऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, तो कंप्रेसिबिलिटी को हम दो पार्ट में समझ सकते हैं, लो लेवल स्ट्रेस मतलब कम इसमें दबाव डाल रहे हो जब हम कम फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहे हो, और एक हाई लेवल स्ट्रेस, ठीक है। अब मैं बताता हूं लो लेवल स्ट्रेस में कौन ज्यादा कंप्रेस होगा, फटाफट बताओ। लो लेवल स्ट्रेस मतलब कि बहुत कम लगा रहे हैं, तो बहुत कम लगा रहे हैं तो थोड़ा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम को पकड़ोगे तो दोनों के बीच में पानी कम है, मतलब कि आपस में सॉलिड्स पार्टिकल में आपस में घर्षण और इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हल्का स्ट्रेस लगाओगे तो वो टूट के अलग नहीं होंगे क्योंकि उनके बीच में पानी नहीं है। तो लो लेवल स्ट्रेस में कौन ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम के बीच में तो इंटरनल फ्रिक्शन रहेगा, लो स्ट्रेस लेवल में तो कंप्रेस होंगे नहीं, टूट के हटेंगे नहीं, तो आपको वेट ऑफ ऑप्टिमम गीला रहेगा ज्यादा, तो हल्का सा स्ट्रेस लगाओगे तो वो टूट के कंप्रेस हो जाएगा। तो लो लेवल स्ट्रेस में गीलापन में आपको जल्दी से कंप्रेसिबल दिखेगा। चलो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा देता हूं। हाई लेवल स्ट्रेस में आपको क्या होगा ना कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा है तुरंत ड्राई ऑप्टिमम टूट जाएगा, मतलब कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम वेट ऑफ ऑप्टिमम मोर कंप्रेसिबल, यहां लिख देता हूं, और इसमें ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मोर कंप्रेसिबल। समझ में आया, क्लियर है बात, एक बार और समझे आप, ठीक है। लो लेवल स्ट्रेस लगाओगे तो आपको देखिए ये लुब्रिकेशन थ्योरी और डबल डिफ्यूज थ्योरी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपस में अगर देखो, ये अगर हाथ बनाता हूं, ठीक है, इससे दबा रहे हो आप, ठीक है, इससे दबा रहे हो, ये दो सॉलिड्स पार्टिकल, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कितना, सॉलिड्स पास पास रहेंगे, इसको दबाओगे, अगर हाथ से थोड़ा सा दम लगाओगे तो क्या आप इसको कंप्रेस कर दोगे, क्या हल्का सा दम लगाओगे, लो स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है, लो स्ट्रेस लगा रहा हूं मैं, ठीक है, लो स्ट्रेस लेवल पे लगा रहा हूं, तो क्या दो, ये ड्राई ऑफ ऑप्टिमम का केस है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम का केस है ना, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम केस है, तो मतलब कि सॉलिड पार्टिकल आपस में ज्यादा पास में होंगे और इनके बीच में इंटरनल
फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमको अगर लो हाथ से इनको कंप्रेस कर रहा हूं, मैं हाथ से कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये अगर मेरा हाथ का फोर्स बहुत कम है, मतलब लो स्ट्रेस लेवल है, तो क्या ये टूट के अलग होंगे, क्या ये दबेंगे या क्या ये कंप्रेस होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि लो स्ट्रेस लेवल में आपको, और अगर लो स्ट्रेस लेवल में आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कम कंप्रेस होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस पे मैं हाई स्ट्रेस लगा दूं, मतलब जैसे ही वो फट से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा तुरंत कंप्रेस हो जाएगा, तो मतलब हाई स्ट्रेस लेवल में आपको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मोर कंप्रेसिबल होगा। और लो स्ट्रेस लेवल में अगर इनके बीच में अगर पानी रहता, अगर इनके बीच में जितना ये सॉइल नहीं है, इनके सॉइल के बीच बीच में आपका पानी होता, तो आप हल्का सा भी स्ट्रेस लगाते ना, हल्का सा भी स्ट्रेस लगाते तो ये फट से टूट के जाते हैं। हल्का सा भी स्ट्रेस लगाने पे तो मतलब वेट ऑफ ऑप्टिमम मोर कंप्रेसिबल हो जाएगा लो स्ट्रेस पे, और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम हाई कंप्रेसिबल होगा जब ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? चलिए, मैं इतना इसलिए समझाता हूं ना क्योंकि आपको दिमाग में घुस जाए। ठीक है, आपको दिमाग में चला जाए, क्योंकि मेरे एक टीचर थे, ठीक है, फैकल्टी थे जहां मैं पढ़ता था, वो इतना बार पॉइंट्स को रिपीट करते थे ना कि हम लोग घर पे जाकर नोट्स रिवीजन नहीं भी करोगे तो दिमाग में रहेगा, वो एग्जाम में पॉइंट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट को 50 बार बोल के वो क्लास में ही ऐसा कर दे, हालांकि उनका हमेशा, इसलिए उनका सिलेबस हमेशा पीछे चलता था, और लेकिन पीछे चलता, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता ना, तो जहां मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ूंगा, उनका सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ता तो रिकॉल होने लगता था। तो इसलिए मैं एक पॉइंट को इतना टॉपिक को, एक छोटा सा टॉपिक को समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी वैसा ही लगता है कि लोग समझते नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप, चलिए ये तो आप इजी बता दोगे। मैं अगर वेट ऑफ ऑप्टिमम का बनाऊं तो कैसा, वेट ऑफ ऑप्टिमम में हल्का सा भी स्ट्रेस लगाते तो स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा, तो मतलब कि ये कहीं ग्राफ होगा ऐसा कि स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेस में। अगर ये मैं स्ट्रेस रखूं और ये स्ट्रेन रखूं तो वेट ऑफ ऑप्टिमम का ये ग्राफ में कह सकता हूं, क्योंकि हल्का सा भी स्ट्रेस, मैंने बताया ना कि अगर लो लेवल स्ट्रेस लगाओगे तो ज्यादा कंप्रेस होगा, तो देखो कंप्रेस का मतलब कि स्ट्रेन उसके अंदर ज्यादा मिलेगी। हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, जैसे हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, देखो हल्का सा स्ट्रेस बढ़ा, लेकिन इसमें स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है। फिर हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाओ तो यहाँ स्ट्रेन पहुंच गया, हल्का सा और स्ट्रेस बढ़ाओ तो यहाँ पहुंच गया, तो मतलब कि एज कंपेयर टू स्ट्रेन में हल्का सा स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो लार्ज स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, तो ये वेट ऑफ ऑप्टिमम का हो गया ना। वही मैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम को खींचूं तो ग्राफ में ऐसा खींच सकता हूं कि आपको स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ा। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में क्या होगा, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन या आपस में फ्रिक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होगा, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे तब जाके हल्का हल्का स्ट्रेन दिखेगा। तो ये कहीं मैं बोल सकता हूं ग्राफ को, ये ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये दो ग्राफ देखो, स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है और स्ट्रेन का वैल्यू कम मिल रहा है ना, इतना ही मिला। और वेट ऑफ ऑप्टिमम यहां से यहां तक स्ट्रेन दिख गया, लेकिन स्ट्रेस यहीं तक आया है ना। चलो, तो यहां पे क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो जिसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, तो स्लोप किसका ज्यादा है, अगर मैं इस पर टेंजेंट खींचूंगा तो स्लोप इसमें ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना, इसमें ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू इसमें। ठीक है, तो मतलब कि जिसका जो मतलब जिसका अगर ग्राफ में अगर बोलूंगा कोई दो ग्राफ दे के कि आप ये बताओ कि कौन वेट ऑफ ऑप्टिमम है कौन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है, तो आप क्या करना कि स्लोप खींच लेना। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है गेट पे, या कोई भी एग्जाम में इस तरह से गेट में क्वेश्चन पूछ सकते कि एक ग्राफ मान लो आपको ऐसे दे दिया और एक आपको ऐसे दे दिया 1 और 2,
ठीक है, स्ट्रेस दे दिया और स्ट्रेन दे दिया। और आपको पूछेगा कि इन दोनों में से ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कौन है, वेट ऑफ ऑप्टिमम कौन है, तो तुरंत बता दोगे कम स्ट्रेस पे जिसमें ज्यादा स्ट्रेन दिखेगा, सिंपल सी बात है। ज्यादा स्ट्रेस पे जिसमें कम स्ट्रेन दिखेगा वो होगा। और इनडायरेक्टली कहने का मतलब बात वही है, वैसा बोल लो चाहे ऐसा बोल दो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होगा, जिसका स्लोप लेस होगा उसको वेट ऑफ ऑप्टिमम होगा। ठीक है, दोनों बात सेम है ना। चलिए अब हम आते हैं पोर प्रेशर पे। पोर प्रेशर क्या है यार, सिंपल सी बात है, ये सब समझाने का चीज नहीं है। जिधर पानी ज्यादा होगा वो पोर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, है ना। पानी हमारा कितना प्रेशर लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ ले लो। एक चीज नोटिस किया आप कर रहे होगे कि मैं हमेशा कंपेयर कर रहा हूं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम में ही तो हम पता करते हैं ना, इधर फॉकलेटर इधर डिस्पर्स होता है स्ट्रक्चर, तो हम इसलिए चेक करते हैं, हमेशा कंपेयर कर रहे हैं। देखो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ये शायद 6 पॉइंट होगा, ठीक है। पोर प्रेशर कैसे वैरी करेगा, किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो सिंपल सी बात है यार, इधर पानी ज्यादा है ना, देखो ओएमसी के बाद भी पानी, इधर का पानी देखो क्या है, ओएमसी से ज्यादा है, तो जिसमें जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा प्रेशर, मतलब कि मोर पोर प्रेशर, और इधर लेस पोर प्रेशर लगेगा। पोर प्रेशर तो लगेगा लेकिन लेस लगेगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है ना, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा पोर प्रेशर, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा पानी एज कंपेयर टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, तो पोर प्रेशर उधर ज्यादा। अब देखते हैं स्वेलिंग बताओ। जल्दी से आंसर आप बताओ। स्वेलिंग देखो, हेलो, चलिए फटाफट देखते हो। ये मान लो स्वेल है, ठीक है, ये मान लो स्वेल है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में, ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। इसके ऊपर पानी डालोगे आप तो अंदर जाएगा, अच्छा खासा इस पर लेयर बनाएगा, और अगर सूखा चीज में पानी डालोगे तो वो सॉइल होगा, है ना, सॉइल होगा। अच्छा खासा इस पर लेयर बनते जाएगा, मतलब कि इसमें स्वेलिंग ज्यादा दिखेगा आपको। और एक पहले ही से वेट है, अगर अब तक पार्टिकल्स के अंदर का के ऊपर अपना लेयर बना चुका है वाटर का, तो ये मान लो सॉइल था, इसके ऊपर अपना पानी वेट ऑफ ऑप्टिमम का लेयर चढ़ा हुआ है। अब इस पे डालोगे तो क्या पानी इस पे रहेगा? नहीं रहेगा, मतलब तो स्वेलिंग नजर नहीं आएगा, कहने का मतलब। देखो ये सॉइल्स थे, इसके अंदर पार्टिकल्स थे, इसके पानी डालते गए, सूखा था, पानी का लेयर चढ़ते गया, तो स्वेलिंग दिखते गया। अगर ये पहले ही से वेट है तो इस पर पानी नजर आएगी, ये तो फिसल जाएगी, है ना। तो आपको मोर स्वेलिंग किसमें दिखेगा, यहां लिख देता हूं मैं फटाफट, मोर और ये लेस, ठीक है। वही बात श्रिंकेज क्या है, कौन सा सॉइल को दबाओगे तो आप ज्यादा श्रिंक करोगे, फुला हुआ सॉइल को कि सूखा हुआ सॉइल को। ये अगर सॉइल है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में सॉइल का कंडीशन है, और एक ये ब्लैक कलर जो सॉलिड्स पार्टिकल है ना, ये सॉलिड्स हैं, और इस पर पहले से पानी चढ़ी हुई है ना, पानी है, इसके अंदर पानी भरी हुई है। इसमें भी पानी लेकिन कम पानी है ना, कम पानी है, इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में है ना ये, तो जरूरत से ज्यादा पानी है। वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्या हुआ, ओएमसी से ज्यादा, मतलब कि जरूरत से ज्यादा पानी है ना, जरूरत से ज्यादा पानी है, तो इसको दबाओगे तो ज्यादा स्क्वीज करेगा इसके अंदर से पानी, तो मतलब श्रिंकेज ज्यादा दिखेगी, है ना। इसको दबाओगे तो स्क्वीजिंग ज्यादा आपको होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो आपको बोलूंगा कि श्रिंकेज इसमें ज्यादा होगा, श्रिंकेज मोर इसमें होगा और लेस इसमें होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, चलिए, तो आपका कॉम्पैक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 लेक्चर में मैंने कॉम्पैक्शन खत्म कर दिया, और इसमें पूरा
कॉम्पैक्शन, आपका कोई भी कॉम्पैक्शन, कोई भी एग्जाम में कॉम्पैक्शन का आपको पार्ट्स आएगा ना, तो मैक्सिमम इसी में आएगा, चाहे एसएससी जेई का हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मैं लगवा दूंगा दोनों एग्जाम के लिए, एसएससी जेई को भी लेके, गेट के लिए भी लेके, ईएस के भी लगवा दूंगा, है ना। अब एक आध पॉइंट आप नोट कर लो। इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सवाल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटे मोटे जेई में आपसे पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये तो गेट में चांस कम है पूछने का। चांस आपको गेट में पता है किस तरह का, अगर 1 मार्क्स का आएगा तो ये जितना मैं इफेक्ट दिखाई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे या कॉम्प्रेस कॉम्पैक्टिंग एफर्ट पे क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो दोनों से क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। और न्यूमेरिकल में आपको वो जो हैमर का एनर्जी निकालने आता है ना, MGH, ये सब उससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये दोनों करा सकता हूँ, करा दिया। देखो इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सवाल के लिए यूज करे कॉम्पैक्शन करने के लिए, ठीक है। ये जेई वगैरह में आ सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, ए में आ सकता है ना, स्टेट पीएससी के। और टाइप ऑफ सॉइल, फटाफट देखो। अगर इंस्ट्रूमेंट में मान लो रैमर लेता हूं, रैमर देखो ना घर में, ठीक है। घर के जो आपस में जैसे घर बनता है, तो घर में आप देखो ईटा बिछा के, ईटा को फिर हटा के, फिर डस्ट डाल के उस पर जो रैमिंग करते हैं, ठीक है, रैमर करते हैं या हैमर करते हैं, जो भी हुआ, रैमर या हैमर। तो कौन सा, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जो हमारे घरों में मिलते हैं, ठीक है, लोमी सॉइल। वाइब्रेटर किस पे चलाएंगे, ठीक है, वाइब्रेटरी रोलर, वाइब्रेटरी रोलर किस सैंड के लिए होता है, सैंडी सॉइल, है ना। ये याद रखना है आपको, मैं नोट करवा रहा हूं, इसको आप याद कर लो, ठीक है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। सीप फुट रोलर, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, सीप फुट रोलर। और एक होता है, 2 और हो जाएंगे आपके, एक होता है पेन्यूमेट्रिक, ऐसा कुछ होता है ना, पेन्यूमेट्रिक, मैं देख लेता हूं क्या होता है, पेन्यूमेट्रिक रोलर होता है, हाँ, पेन्यूमेट्रिक रोलर होता है, पेन्यूमेट्रिक टाइप रोलर। और एक होता है आपको स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर जो सिंपल आप देखते होंगे ना, जिसको ग्रेवल, जिससे हम कंपैक्ट करते हैं, स्मूथ व्हील रोलर। देखो इसको तो ग्रेवल से करते, ग्रेवल टाइप के सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है, ग्रेवल सॉइल के लिए करते हैं, है ना। इसको पेन्यूमेट्रिक टाइप को क्ले के साथ ग्रेवल मिक्स हो, ये क्ले, थोड़ा क्ले मैटर हो, साथ में ग्रेवल भी हो, तब हम पेन्यूमेट्रिक टाइप रोलर का यूज करेंगे। और ये किसके यूज करेंगे, सीप फुट रोलर करेंगे आपको क्ले सॉइल के लिए, मिट्टीदार, मतलब चिपचिपा टाइप का रहेगा ना, क्ले सॉइल या कोहेसिव सॉइल, ठीक है, या कोहेसिव सॉइल ले लो, ठीक है, कोहेसिव सॉइल या क्ले सॉइल, ठीक है। तो वहां सीप फुट रोलर यूज करूंगा मैं। और आपको अगर स्मूथ व्हील रोलर यूज करना है, पेन्यूमेट्रिक टाइप या टायर लिख लो, ठीक है, रबर का टायर रहता है वो, ठीक है। ये घरों में के लिए यूज करते, देखो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये घरों में के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। लोमी सॉइल मिट्टी टाइप का, मुरुम टाइप का होता है, मिट्टी रहता है, वो लाल लाल टाइप का रहता है लोमी सॉइल, ठीक है, तो मुरुम भी मिला रहता है, तो वो रैमर या हैमर से कर लो। वाइब्रेटरी रोलर सैंडी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए वाइब्रेशन हमेशा करते हैं, ठीक है। सीप फुट रोलर, सीप फुट रोलर आपको चिपचिपा टाइप का जो सॉइल हो, जैसे क्ले सॉइल या कोहेसिव सॉइल, चिपचिपा जो सॉइल है वहां सीप फुट रोलर चलाओगे। और स्मूथ व्हील रोलर किस पे चलाओगे, ग्रेवल सॉइल पे। और पेन्यूमेट्रिक टाइप टायर रोलर किस पे चलेगा, जिसमें ग्रेवल सॉइल के अंदर ग्रेवल मिक्स हो, साथ साथ कुछ क्ले मैटर भी मिक्स हो, ठीक है, तब हम ये चलाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। और एक पॉइंट आप नोट कर लो, ये नोट करके लिख लो कि रिलेटिव डेंसिटी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होता है कि फील्ड पे हमने कितना गामा डी अचीव किया अपॉन लैब में कितना किया, ठीक है। मैंने बताया था कॉम्पैक्शन आप फील्ड में भी कर सकते हो, लैब में भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कभी भी रिलेटिव डेंसिटी एक अच्छे साइट्स के लिए, ठीक है, अच्छे साइट्स मतलब कि हम लैब में करके आए तो कुछ पार्टिकुलर अमाउंट मिला और फील्ड पे किए तो कुछ अलग वैल्यू मिला, तो दोनों के बीच में वैल्यू 80% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
रिलेटिव डेंसिटी 80% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी हमेशा बड़ा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए 80% के, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ये यूज कर लेना 0.2 ID प्लस 80। क्यों? क्योंकि 80% आपको मिनिमम लेके चलना है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि मेरा फील्ड और लैब दोनों के बीच में का डिफरेंस 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। और आईडी तो आपको पता होगा ना, आईडी क्या होता है, ये न्यूमेरिकल आपको गेट में पूछ सकता है। और मैं आपको अगर एग्जाम एसएससी जेईई वगैरह या छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा ना, रिलेटिव डेंसिटी का कितना वैल्यू होता है, इट शुड नॉट लेस देन 80% फॉर ए वेल कॉम्पैक्शन जहां करेंगे ना, तो ये वैल्यू जहां फील्ड में कॉम्पैक्शन करके गामा डी निकाल रहे हो और लैब में निकाल रहे हो, दोनों का वैल्यू अगर 80% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, तभी तो आपको लैब और साइट का रिजल्ट ज्यादा वैरी नहीं मिलेगा। मतलब कि हम जो लैब में करके लाए और उसको पास किए कि हाँ इस कॉम्पैक्शन इफेक्ट पे हम अपना काम कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम 80% का वैरी देख सकते हैं। टॉलरेंस सेक्टर से बोल दो कि लैब में फील्ड पे 80% तक का हम टॉलरेंस को मतलब 20% का टॉलरेंस मान सकते हैं। अगर 20% से कम टॉलरेंस है तो हम उस गामा डी पे भी काम चालू कर सकते हैं अपना, ठीक है। और न्यूमेरिकल फॉर्मूला अगर आता है रिलेटिव डेंसिटी निकालने है तो 0.2 ID प्लस 80। आईडी क्या होता है? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, है ना। चलो, तो आज का लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। हमारा पूरा कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप कह रहे थे ना सर लेक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं आज आके आपका लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में कंप्लीट, पहला लेक्चर जाके देखो और ये दूसरा लेक्चर देखो, ठीक है। चलो, अब हम अगला जो थ्योरी लेक्चर आएगा गेट के जियोटेक का, वो नया टॉपिक आएगा, है ना। इस पे कल क्वेश्चंस कुछ लगा लेंगे, ईएस के क्वेश्चंस ले आऊंगा, ईएस का ज्यादातर लगवाता हूँ, खोज के निकालता हूँ, या एसएससी जेईई का निकालता हूँ, गेट का, ठीक है। अभी तक जितने पूछे वो लगा लेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं कल हमारे लेक्चर में, बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ। चलिए, ओके, टेक केयर।